Hello students, how are you all? I hope you all are very fine and you all are doing your job. It means you are studying very well. Till now I have provided you 3 videos related to French Revolution. अभी तक मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 3 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं. In first of the video I described about the incident which took place on 14th of July 1789 and what was the situation, what had happened on that very day. This was discussed in my first video. In my second video I discussed about the causes of revolutions. वो कौन कौन से कारण हुए, किस वजह से ये पूरा रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, ये पूरी घटनाएं हुई. In third video I have discussed about the struggle for survival, subsistence crisis, few of the ideas of some philosophers and their contributions on the French Revolution. And now it's time to discuss about the outbreak of revolution, which is very important as students. So let's start the topic, the outbreak of revolution. Now students, let us start with the outbreak of revolution. As you can see here, मैंने लास्ट वीडियो में एंड में ये बताया था कि लुइस 16 के सामने कई तरह की परेशानियां हो गई. उन्हें अपने आर्मीज़ को देखना था, अपने कोर्ट मेंबर्स को देखना था, स्कूल्स है, कॉलेजेस है ना, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स थे जिसको उनको मेंटेन करना था, हैंडल करना था. तो उसके वजह से लुइस 16 ने क्या किया कि उसने टैक्स को इंक्रीज़ करने का डिसीज़न लिया. सो दे कॉल्ड द मीटिंग ऑफ लुइस 16 कॉल्ड द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल. और स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी कब? 5 मई 1789 को. एक चीज़ मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को, लुइस 16 राजा तो था, ठीक है, लेकिन उसके पास टैक्स को इंक्रीज करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था. अगर मान लो कि आई एम द लुइस 16 एंड आई डिसाइडेड टू रेज द टैक्सेस, I can't do anything. First of all, I have to take the proposal, I have to set the proposal in front of the State General Assembly meeting. सबसे पहले क्या था कि लुइस 16 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी. स्टेट जनरल की मीटिंग में क्या होता था कि वहाँ पर वो इस प्रपोजल्स को रखते थे और वहाँ डिस्कशंस के बाद ये तय होता था कि वेदर न्यू टैक्सेस विल बी इम्प्लीमेंटेड, जनरेटेड और नॉट. तो यहाँ आप देख सकते हो लुइस 16 जो है वो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाया था. अब स्टेट जनरल क्या है? तो स्टेट जनरल इज़ अ पॉलिटिकल बॉडी एंड नथिंग एल्स. ये एक सिर्फ पॉलिटिकल बॉडी था. स्टेट जनरल वाज जस्ट अ पॉलिटिकल बॉडी टू गेट अप्रूवल ऑन द न्यू टैक्स प्रपोजल. यानी कि नए टैक्स प्रपोजल्स को अप्रूव करने के लिए एक पॉलिटिकल बॉडी बनाए गए थे जिसका नाम दिया गया था स्टेट जनरल. लास्ट इट वाज हेल्ड इन 1614. हियर स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to mention, लास्ट टाइम स्टेट जनरल की मीटिंग जो है वो 1614 में हुई थी और उसके बाद 5 मई 1789 को लुइस 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया, जो कि तकरीबन 175 ईयर्स आफ्टर, 175 साल लग गए. और 175 साल के बाद लुइस 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया. 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 स्टेट्स एंड 600 फ्रॉम थर्ड स्टेट्स. पहले 2 स्टेट से यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी, ये 2 स्टेट्स से 300 रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए. 300 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट एंड 300 फ्रॉम द सेकेंड स्टेट. बट फ्रॉम द थर्ड स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या कितनी थी? 600.
फार्मर्स, आर्टिशंस एंड द वुमेन्स वेयर नॉट अलाउड। थर्ड स्टेट्स से फार्मर्स को, आर्टिशंस को, वुमेन्स को इस मीटिंग से, इस स्टेट जनरल की मीटिंग से दूर रखा गया। सो दे हैंडेड देयर डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स इन 40,000 लेटर्स टू द असेंबली। तो उन लोगों को असेंबली में आने से तो रोक दिया गया, उनको स्टेट जनरल की मीटिंग में तो अलाउ नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने अपने डिमांड्स को और अपने कंप्लेंट्स को 40,000 लेटर्स में रखा असेंबली के पास। वोटिंग बेस्ड ऑन द पास्ट प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। अब लुइस 16 जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाया तो वो पुराने सिद्धांत को फॉलो करना चाहता था, और पुराना सिद्धांत ये कहता था कि हर एक स्टेट को एक वोट का अधिकार होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मिला करके 2 वोट हो गए और थर्ड स्टेट को सिर्फ 1 वोट मिलेगा। तो इससे तो ये साफ साफ हो गया कि जो 2 स्टेट्स, पहले के 2 स्टेट जो चाहेंगे, है ना, उनके मेजोरिटी के हिसाब से ही डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन थर्ड स्टेट्स डिमांडेड द इंडिविजुअल वोटिंग राइट। अब यहाँ पर थर्ड स्टेट पर अब मुख्य मुद्दा जो है अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। थर्ड स्टेट जो है उन्होंने इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स का डिमांड रखा, बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब एक एक स्टेट्स को नहीं बल्कि हर एक मेंबर जो इस स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ मौजूद हुए हैं, सभी को वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। प्रोपोजल वाज रिजेक्टेड बाय लुइस 16, जिसको लुइस 16 ने मानने से इनकार कर दिया। थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव वॉकड आउट ऑफ द असेंबली। अब जब लुइस 16 ने यह मानने से इनकार कर दिया कि मैं सारे रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को वोट का अधिकार नहीं दूंगा, तो थर्ड स्टेट्स ने क्या किया, बॉयकॉट कर दिया, उस स्टेट असेंबली के मीटिंग से अपने आप को बाहर कर दिया और वहां से निकल करके चले गए। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट हैड हैपेंड आफ्टर। ऑन 20th of June, representative of the third state assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles, where they declared themselves as National Assembly। जब थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उस स्टेट जनरल के मीटिंग्स को बॉयकॉट कर दिया, वहाँ से निकल करके बाहर आ गए। तो 20 जून को, ये डेट आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट, 20 जून को थर्ड स्टेट जो है वो असेंबल्ड, मतलब एक जगह इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए, इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट, है ना। टेनिस आप लोग जानते हो, जहाँ टेनिस खेले जाते तो एक इंडोर कोर्ट था टेनिस का, है ना। कहाँ पर, इन द ग्राउंड ऑफ द वर्सेलिस, यहाँ इकट्ठा हुए। वेयर दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स, और वहाँ उन्होंने अपने आप को क्या नाम दिया, नेशनल असेंबली। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली। नेक्स्ट पॉइंट इज दे डिसाइडेड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द किंग। वहाँ पर उन्होंने यह डिसाइड किया कि हम एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे, ऐसे रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे जो किंग यानी राजा के पावर्स को लिमिट कर सके। उससे होगा ये कि राजा जब चाहे जैसा चाहे अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, उसे भी अब संविधान को फॉलो करते हुए अपने फैसले को लेने होंगे। मिराबियो अ नोबल एंड एबेसियास अ प्रिस्ट लेड द थर्ड स्टेट। 2 व्यक्ति थे, तो मिराबियो अ नोबल एंड एबेसियास अ प्रिस्ट लेड द थर्ड स्टेट। तो मिराबियो जो कि एक नोबल थे, एंड एबेसियास हु वाज अ प्रिस्ट हु लेड द थर्ड स्टेट। तो ये नेशनल असेंबली जो ज्वाइन किए गए थे, असेंबल किए गए थे, उनको लीड कौन कर रहे थे, वन वाज मिराबियो एंड द अदर वाज एबेसियास। सीवियर विंटर डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स एंड इट रिजल्टेड एज इंक्रीज इन द प्राइसेस, बैकर्स होर्डेड द सप्लाईज। अब जिस समय ये थर्ड स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थे, उसी दौरान पूरे फ्रांस के हालात जो है वो अच्छे नहीं थे। वहाँ बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इट वॉज अ वेरी सीवियर विंटर विच डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, है ना, सारे फसलों को नुकसान पहुँचा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि प्राइसेस अगेन स्टार्टेड टू रेज अप, फिर से इंक्रीज होने लगे। एंड द बेकर्स
है ना, बेकर्स जो ब्रेड वगैरह बनाते थे, उन्होंने इस परिस्थिति का बहुत फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया कि ब्रेड्स के स्टोर को उन्होंने छुपा दिया, या कह सकते हैं अपने गोदामों में उसे रख दिया, ये सोच करके कि जब इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे तो वो उनको मार्केट में लाएंगे ताकि उनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सके। वुमेन्स अटैक्ड इनटू द शॉप्स। अब उस दौरान भाई थर्ड स्टेट्स के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वेयर इंडल्ज इन ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादातर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में बिजी थे, और वो महिलाएं जो थी वो शॉप्स के बाहर सुबह से ही लंबी कतार में बेचारी खड़ी रहती थी, है ना, इस इंतज़ार में कि उनकी बारी आएगी तो वो वहाँ से ब्रेड लेंगे और वो घर जा कर के अपना या अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकेगी। लेकिन इन बेकर्स की वजह से उन्हें ब्रेड्स नहीं मिल पा रहे थे, तो महिलाओं का भाई गुस्सा बिल्कुल सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो सब एकदम, है ना, लाठी डंडा, मतलब जो कुछ भी हथियार जो है वो लेकर एकदम दुकानों पर टूट पड़ी। किंग ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। अब इसी दौरान क्या हुआ कि जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो राजा इन सभी को लगातार वॉच कर रहा था। अब जब राजा ने देखा कि यहाँ के हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं, सो द किंग डिसाइडेड टू मूव हिज ट्रूप्स इनटू द पेरिस। तो राजा ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि वो पेरिस में इंटर करें। अब याद कीजिए स्टूडेंट्स, जब मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशंस का चैप्टर स्टार्ट किया था, किस चीज़ से, द इंसिडेंट विच टुक प्लेस ऑन 14th ऑफ जुलाई 1789। वहाँ क्या हुआ था, पेरिस में जब सुबह लोग अपने घरों में उठे, घरों से बाहर निकले तो देखे कि हर तरफ सैनिक है। दिस वाज, है ना, तो मैंने क्या कहा था कि ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि कई चीज़ें जो हैं वो बीच से उठा करके फर्स्ट में रख दिए जाते हैं। बिल्कुल कुछ ही इसी तरह से इस चैप्टर में भी है कि चैप्टर के बीच में से कंटेंट्स को उठा करके ही आपको इंट्रोडक्शन के रूप में दे दिया गया था। तो ये था वो परिस्थिति। जब हालात बिगड़ गए तो राजा ने इस हालात को कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपने सैनिकों को पेरिस में ऑर्डर किया था कि वो मूव करे। अब इसी दौरान किसी ने अफवाह फैला दिया कि भाई राजा ने तो अपने सैनिकों को हमें मारने के लिए भेजा है, और उसके बाद का इंसिडेंट क्या क्या हुआ ये मैं अपने वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और आप जानते भी हैं। एंड देन आफ्टर, जैसा कि मैंने बताया कि चारों तरफ रूमर्स फैल गए थे, अफवाहें फैला दी गई थी कि राजा जो है अपने सैनिकों को, लोगों को मारने के लिए आए थे, और फिर क्या क्या घटनाएं हुए हैं ये सब मैंने पहले जिक्र कर चुका है। अब उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू द फियर द पीजेंट्स अटैक द कैस्टल ऑफ द नोबल्स। अब डर के वजह से लोगों में तो डर हो गए, डर होने के वजह से लोगों ने क्या किया कि कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और नोबल्स के घरों पर अटैक कर दिया, वहाँ पर हमला कर दिया। लूटेड द हॉर्डेड ग्रेन्स, और जहाँ भी अनाजों को छुपा करके गोदामों में रखा गया था उनको उसने लूट लिया। एंड बर्न्ट डाउन द डॉक्यूमेंट्स, और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिए गए। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स थे, लिसन केयरफुली। जैसे सपोज डेट कि मैं आप सभी के ज़मीनों को कब्जा करके अपने पास ले रखा है, तो वो किस तरह से, पेपर वर्क के रूप में आप लोगों के अंगूठे लगा करके मैंने आपके ज़मीनों के पेपर्स अपने पास ले रखा था। उन्हीं पेपर्स को, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने क्या किया, उन नोबल्स के यहाँ जा करके जब वहाँ अटैक किए तो इन डॉक्यूमेंट्स को ले लिए और ले करके उनको जला दिया। ठीक है, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इस तरह से उन्होंने सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको ख़त्म करके, है ना, अपने ज़मीनों को स्वतंत्र करा लिया और अपने पास वापस पा लिए। लुइस 16 फाइनली डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। जब ये सारी घटनाएं हो रहे थे, लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए, नोबल्स के घरों पर अटैक करने लगे, हॉर्डेड ग्रेन्स को लूट लिया गया, डॉक्यूमेंट्स बर्न डाउन कर दिए गए, तो लुइस 16 जो है वो फाइनली मजबूर होकर के नेशनल असेंबली को अप्रूवल देने को मान गया।
है ना, और उसे रिकॉग्नाइज किया गया नेशनल असेंबली को। एंड ही आल्सो एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो संविधान जो बनाए गए उसको लुईस 16 ने मानने से क्या किया, स्वीकार कर लिया, बोला ठीक है मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करता हूँ। ऑन 4 अगस्त 1789 और 4 अगस्त 1789 में क्या हुआ, फ्रांस पास्ड अ लॉ, फ्रांस ने एक लॉ पास किया फॉर एबोलाइजिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। तो कई तरह के ऑब्लिगेशंस लगाए गए थे, फ्यूडल सिस्टम्स को एबोलाइज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ये फ्यूडल सिस्टम के विषय में मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया है, आप उसे अच्छे से वॉच कर ले। कई तरह के टैक्सेस जो थे जिनको हटा दिया गया, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टैक्स था टिथ्स। टिथ्स आपको याद होगा स्टूडेंट्स, टिथ वाज अ काइंड ऑफ टैक्स विच वाज पेड टू द चर्च, जो सीधा चर्च को दिया जाता था। एंड इट वाज 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी आपके प्रोडक्शन होते थे उसका 1/10 जो था वो हमें चर्च को देने होते थे। तो ये टैक्स को भी क्या कर दिया गए, ख़त्म कर दिए गए। So this was the whole story of outbreak of revolution which I taught you in this video. I hope you will watch my videos very carefully and take much lesson from this video. उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को मेरा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप सभी को इस आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशंस के विषय में बिल्कुल जो भी परेशानियां होगी वो अब खत्म हो चुकी होंगे। स्टूडेंट्स, वॉच माय वीडियोस वेरी केयरफुली, लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल and try to share it with as much as you can. This is all for today, and in my upcoming videos I will give you some more information about the French Revolution. Till then, remain healthy and fit, and thanks for watching this video.